नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बिहार दौरा। आज गयाजी में श्री विष्णुपद मंदिर में करेंगी पूजा अर्चना। पीएम मोदी का मुंबई गुजरात दौरा। आज गुजरात में समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में लेंगे भाग। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का करेंगे उद्घाटन। कांग्रेस के बाद आपका चुनाव आयोग पर आरोप। केजरीवाल की सीट पर नाम काटे थे, आरटीआई का जवाब नहीं दिया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में दर्दनाक सड़क हादसा, 4 साधुओं की मौत। पुलिस ने कार को कुएं से बाहर निकाला। मुंबई से फुकेट जा रही इंडिगो फ्लाइट में बम थ्रेट, टॉयलेट में चिट्ठी मिली। चेन्नई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। हिमाचल में 46 जगह बादल फटा, 424 की मौत। शिमला में स्कूल के ठीक नीचे लैंडस्लाइड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और देश की बात की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बिहार दौरा आज है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बिहार के गया जाएंगी। एक दिवसीय दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो श्री विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी राष्ट्रपति। आज बिहार के दौरे पर हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उनके दौरे से जुड़े अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। करोड़ों से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगी।
आगे बढ़ते हैं खबरों में। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई और गुजरात के दौरे पर हैं। तो प्रधानमंत्री कई विकास परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाएंगे। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी गुजरात में समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में भाग लेंगे। तो भावनगर में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां करीब 34,200 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। तो पीएम मोदी धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे। और इसी के साथ आपको बता दें, लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का दौरा भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो मुंबई अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां मुंबई और गुजरात के दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस दौरान कई विकास परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाएंगे। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे और इसी के साथ गुजरात में समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो भावनगर में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 34,200 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। तो पीएम मोदी धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे। और इसी के साथ आपको बता दें, लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का दौरा करेंगे। तो मुंबई अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज मुंबई और गुजरात के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर औरैया से है, जहां सड़क हादसे में आरक्षी जितेंद्र कुमार की दर्दनाक मौत हो गई है। अपर पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारी नगर पहुंचे पुलिस लाइन। तो पुलिस लाइन में राजकीय सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी गई। अधिकारियों व पुलिस कर्मियों ने पुष्प अर्पित कर अंतिम विदाई दी है। हादसे से पुलिस विभाग में शोक की लहर है। औरैया से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस परिवार ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना की है। तो औरैया से खबर आपको बता रहे हैं। हादसे से पुलिस विभाग में शोक की लहर। पुलिस परिवार ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना की है। औरैया से खबर आपको बता रहे हैं, सड़क हादसे में आरक्षी जितेंद्र कुमार की दर्दनाक मौत। तो अपर पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारी नगर पुलिस लाइन पहुंचे। पुलिस लाइन में राजकीय सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी गई है।
और अब खबर सूरजपुर से है, जहां भास्कर पारा कोल माइंस को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन। फर्जी ग्राम सभा प्रस्ताव का आरोप लगाया है। भयाथन तहसील कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया है और इसी के साथ जांच की मांग की गई है। तो फर्जी ग्राम सभा प्रस्ताव लगाना बंद करो के नारे लगाए गए हैं। सूरजपुर से खबर आपको बता रहे हैं और जांच की मांग इसको लेकर की गई है। फर्जी ग्राम सभा प्रस्ताव लगाना बंद करो के नारे लगाए गए। सूरजपुर से खबर आपको बता रहे हैं, भास्कर पारा कोल माइंस को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन। फर्जी ग्राम सभा प्रस्ताव का आरोप लगाया गया है। भयाथन तहसील कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया है और इसी के साथ जांच की मांग की गई है। सूरजपुर से खबर आपको बता रहे हैं। और अब खबर राजधानी लखनऊ से है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मृतक यश के घर पहुंचे यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने परिजनों से मुलाकात की है। ऑनलाइन गेम के मकड़जाल में यश ने आत्महत्या की थी। तो मोहनलालगंज में मृतक किशोर के घर पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, परिवार से मुलाकात की है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, मोहनलालगंज में मृतक किशोर के घर पहुंचे अजय राय। तो मृतक यश के घर पहुंचे यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने परिजनों से मुलाकात की है। आपको बता दें, ऑनलाइन गेम के मकड़जाल में यश ने आत्महत्या की थी। तो मोहनलालगंज में मृतक किशोर के घर पहुंचे अजय राय।
आगे बढ़ते हैं खबरों में। लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गोमती नगर के भूखंडों पर मिले अवैध कब्जे। एलडीए उपाध्यक्ष ने संपत्तियों का निरीक्षण किया है। प्रथमेश कुमार ने संपत्तियों का निरीक्षण किया। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, एलडीए उपाध्यक्ष ने संपत्तियों का निरीक्षण किया। प्रथमेश कुमार ने संपत्तियों का निरीक्षण किया है। एलडीए वीसी ने जांच कमेटी गठित की है। अवैध कब्जों के खिलाफ चलाया जाएगा अभियान। तो कब्जा मुक्त कराकर ई ऑक्शन में लगाए जाएंगे भूखंड। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, एलडीए वीसी ने जांच कमेटी गठित की। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, गोमती नगर के भूखंडों पर मिले अवैध कब्जे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि एलडीए उपाध्यक्ष ने संपत्तियों का निरीक्षण किया है, क्या कुछ बड़ी बातें निरीक्षण के दौरान निकलकर सामने आई हैं और आगे क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? पूरी जानकारी दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए तो कल एलडीए के जो बीसी है, बीसी ने जो है अधिकारियों के साथ मीटिंग की और मीटिंग के दौरान जो है कई अहम बात सामने निकल के आई। सबसे अहम बात देखी जाए कि रजिस्ट्री में हेरा फेरी देखने को मिली, जहां पर भूखंडों को किसी को बेचा गया और अप्लेखों में किसी और का नाम है। तो कह सकते हैं कि इसको देखते हुए जो है बीसी के द्वारा आदेश किया गया, 9 अफसरों सहित 23 लोग के खिलाफ जो है केस दर्ज किया गया है। देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ा मामला देखने को मिला है। ये करीब 20 करोड़ से भी ज्यादा की लागत की ये जमीन है जिसमें जो है हेरा फेरी की गई है, जिसमें एलडीए के अधिकारी सहित जो है 23 लोग इसमें शामिल हैं और एफआईआर दर्ज कर दी गई है और बाकी जांच के आदेश कर दिए गए हैं कि किस प्रकार से जो है ये हेरा फेरी की गई है। हेरा फेरी की सबसे अहम बात यह है कि जो एलडीए में जो अभिलेख मतलब कि जिनके नाम चढ़े हैं वो किसी और के हैं और प्लाट जो है और किसी को दे दिया गया है। तो ये एक सबसे बड़ा जो है खेल जो है पकड़ा गया है, जिसको लेकर के वीसी के द्वारा ये आदेश एफआईआर करने के बाद जो है बाकी जांच की जो है को दायरे में लाते हुए आगे के निर्देश दिए हैं। जी ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एलडीए वीसी ने जांच कमेटी गठित की है और प्रथमेश कुमार ने संपत्तियों का निरीक्षण किया और इसके बाद अब निरीक्षण में जो भी खामियां पाई गई हैं उनके लिए जांच कमेटी गठित कर दी गई है।
और आगे बढ़ते खबरों में अब खबर शाहजहांपुर से है, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने बुलेट में मारी टक्कर। तेज रफ्तार ट्रक ने बुलेट सवार को टक्कर मारी है। टक्कर में 2 युवकों की मौत हो गई है। शाहजहांपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां थाना कलान क्षेत्र के नौगवा मुबारकपुर की ये घटना आपको बता रहे हैं। इस टक्कर में 2 युवकों की मौत हो गई। थाना कलान क्षेत्र के नौगवा मुबारकपुर ये घटना आपको बता रहे हैं, जहां इस हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है। तो तेज रफ्तार ट्रक ने बुलेट सवार को टक्कर मारी है। शाहजहांपुर से खबर आपको बता रहे हैं, इस हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अयोध्या एक बार फिर भव्य इतिहास रचने को तैयार है। 22 सितंबर से शुरू होने जा रही रामलीला इस बार बेहद खास होगी, क्योंकि इसमें बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री के नामचीन सितारे मंच पर श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जैसे पौराणिक पात्रों की भूमिका निभाएंगे। ये आयोजन रोजाना शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक रामकथा पार्क में होगा। इस साल रामलीला में तकनीक और परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। 2 अक्टूबर को रामकथा पार्क में 280 फीट ऊंचे रावण, 190 फीट ऊंचे मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले का भव्य दहन किया जाएगा। इन पुतलों को दिल्ली के हिंदू और मुस्लिम कलाकार मिलकर तैयार कर रहे हैं, जो सांप्रदायिक सौहार्द का अनुपम उदाहरण है। विशेष तकनीक से तैयार इन पुतलों से रावण के मुंह से ज्वालाएं निकलेंगी, आंखों से आंसू बहेंगे और रुद्रन की आवाजें गूंजेंगी। ये दृश्य दर्शकों के लिए एक सजीव, रोमांचकारी और भावनात्मक अनुभव बन जाएगा। अयोध्या की रामलीला आस्था, परंपरा और आधुनिक तकनीक के समागम के साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए एक यादगार आयोजन बनने जा रही है। रामकथा पार्क का ये आयोजन देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित करेगा। अयोध्या का दशहरा इस बार बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि अयोध्या जो कि राम की नगरी है, ऐसे में दिल्ली से आए हुए कलाकार अयोध्या में इस बार रावण का निर्माण कर रहे हैं, जो कि अयोध्या के लिए एक बेहद खास है। क्योंकि इससे पहले जो अयोध्या में दशहरे का पर्व था वो मनाया जाता था, मगर किसी तरीके की भव्य रावण की जो पुतले हैं वो दहन नहीं किए जाते थे। लेकिन इस बार अयोध्या में जो फिल्मी कलाकारों द्वारा रामलीला का मंचन होना है, उसी के साथ साथ अयोध्या में दशहरा के दिन ये रावण के पुतले का दहन का कार्यक्रम भी होना है। इसको लेकर के दिल्ली से तमाम कलाकार आए हैं जो इस पुतले का निर्माण कर रहे हैं। मैं आपको दिखाऊं तो इस एक बगल कुंभकर्ण और इधर रावण के जो पुतले हैं उन सबका निर्माण हो रहा है। आपसे मैं जानना चाहता हूँ भैया, कहाँ से आए हैं और किस चीज का निर्माण कर रहे हैं? हम रावण बना रहे हैं और दिल्ली से। कितने फीट का ये रावण है जो इस बार अयोध्या में बनने जा रहा है? 240 फीट का रावण है और 190 फीट का कुंभकर्ण मेघनाथ।
क्या इसके पीछे प्रयोजन रहा, कितने लोगों की टीम है और किन किन मटेरियल से मिलाकर इस पुतले का निर्माण हो रहा है? मटेरियल लगता है इसमें कागज, बांस और मैदा और धागा और पेंट का इस्तेमाल होता है और 20 लोग हैं। 20 लोगों की टीम है। टीमों में क्या जैसे कहा जाता है कि ये अयोध्या है, आपसी सौहार्द की नगरी है, तो ऐसे में सभी धर्मों के लोग, जहां तक हमें जानकारी है कि इसमें कई धर्मों के लोग जुड़े हैं, किस किस धर्म के लोग जुड़े हैं? सभी धर्मों के लोग होते हैं। इसमें हिंदू मुस्लिम सभी मिलकर बना रहे हैं आपके 20 लोगों की टीम। इसके निर्माण की जो तिथि है वो क्या है, कब तक ये इसका निर्माण पूरा हो जाएगा? और हमारे दर्शकों को बताते चले, जो आपके पीछे ये है, ये किसकी पुतला है? ये खूब का रन है और 30 तारीख तक ये बिल्कुल हो जाएगा और 2 तारीख में इसका ध्यान दिया। बिल्कुल, ये तो कल्चर में है कि हमारा नसीब यार अयोध्या में रावण बनाना है, जिंदगी में पहली बार। चलिए, सत्य पर जो विजय है वो ये पर्व है और इस पर्व को लेकर के काफी खासा उत्साह देखा जाता है। अयोध्या में भी इस पर्व को धूमधाम से मनाया जाता है। तो ऐसे में इस बार की जो अयोध्या का ये जो पर्व है, ये दशहरा होने वाला है, वो बेहद खास होगा, क्योंकि जो 190 फीट की जो प्रतिमाएं हैं, जो पुतले हैं, वो निर्माण किए जा रहे हैं। मैं आपको दिखाऊं तो अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा अगर दिखाएं, तो ये वो मुकुट है जो रावण के सिर पर लगेगा। इसके साथ ही इधर भी एक मुकुट का निर्माण किया गया है जो रावण के सिर पर लगेगा। लगभग निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, पूर्णता की हो रही है। 30 तारीख को ये जो पुतला दहन का कार्यक्रम है ये होगा। फिल्मी सितारे जो कि आप लगातार टीवी पर देखते होंगे, रवि किशन हुए या तमाम जो फिल्मी सितारे हैं, वो अयोध्या में आएंगे, रामलीला का मंचन करेंगे। उसी के साथ जब दशहरा का दिन आएगा तब इन पुतलों का दहन भी किया जाएगा। तो ऐसे में तमाम जो तैयारियां हैं, ये देखिए वो गदा है, वो शस्त्र अस्त्र है, ये हाथ पांव के भाग है जो इस पुतले में लगेंगे। क्योंकि ये पुतला इस बार अयोध्या के लिए बेहद खास इसलिए भी है क्योंकि यह अयोध्या में पहली बार हो रहा है। तो इसी तरीके की सारी चीजों को लेकर के अयोध्या में तैयारियां तेज है और आप तक हम इन सभी तस्वीरों को पहुंचाते रहेंगे। अयोध्या से शिवेंद्र द्विवेदी, के न्यूज इंडिया। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर देवघर से है, जहां झारखंड सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए देवघर जिले के पुलिस अधीक्षक के रूप में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी सौरभ कुमार को नियुक्त किया है। उन्होंने औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण किया। पदभार संभालने के बाद पत्रकारों से बातचीत में नए एसपी ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता जिले में बढ़ते अपराध पर नियंत्रण करना और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना होगा। नए एसपी सौरभ कुमार ने कहा कि देवघर धार्मिक पर्यटन और औद्योगिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण जिला है। यहाँ बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जहाँ देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में जिले की शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना पुलिस प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि पुलिस और जनता के बीच बेहतर तालमेल बनाकर अपराधियों पर नकेल कसी जाएगी। सौरभ कुमार ने साफ किया कि अपराध नियंत्रण के साथ साथ नशा तस्करी, सड़क सुरक्षा और महिला अपराध जैसे मामलों पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि किसी भी समस्या या आपराधिक गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें ताकि त्वरित कार्रवाई की जा सके। गौरतलब है कि देवघर के पूर्व एसपी अजीत पीटर ढुंगढुंग ने अपना कार्यभार छोड़ दिया और राज्य सरकार के आदेशानुसार उनका तबादला किया गया। मैं बाबा बैद्यनाथ धाम को नमन करता हूँ और हमारी यह प्राथमिकता होगी सबसे पहले कि अपराध नियंत्रण जो पुलिस का मुख्य काम है उसको हम लोग करें। जितने भी अपराधी हैं इस क्षेत्र में रह रहे हैं उन सभी पर लगातार निगरानी रखी जाए जिससे अपराध नियंत्रण हो सके। अनुसंधान नियंत्रण में हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि कांडों के अनुसंधान की गुणवत्ता को भी बढ़ाएं और कांडों की जो लंबित की स्थिति है उसमें और सुधार हम लोग करें।
आगे बढ़ते हैं खबरों में। मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद तहसील में हिंदू जागरण समिति के कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों की संख्या में भ्रष्टाचार कमीशनखोरी को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। मोहम्मदाबाद तहसील रिश्वतखोरी, कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। राजस्व कर्मचारियों की मनमानी से जनता त्रस्त है। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक तंत्र बेलगाम हो गया है और जनता की समस्याओं की अनदेखी कर रहा है, जिससे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और कहा कि जनता अपनी समस्याओं को लेकर परेशान है, लेकिन उनकी बातों को सुनने वाला कोई नहीं है। आम जनमानस सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगाने के लिए मजबूर है। बिना रिश्वत के कोई काम नहीं हो रहा। ये स्थिति चिंताजनक है और कहा कि अगर अधिकारी अपनी जिम्मेदारी भूलकर केवल रिश्वत और कमीशनखोरी में लिप्त रहेंगे तो लोकतंत्र का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। संगठन के प्रवक्ता नरेंद्र सिंह ने कहा कि तहसील प्रशासन जनता की समस्याओं की अनदेखी कर रहा है। मामलों को जानबूझकर लटकाया जा रहा है। समस्या का समाधान नहीं होने के कारण लोग परेशान हो रहे हैं। अधिकारियों के ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं रह गया है, जिससे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हिंदू जागरण समिति जिंदाबाद, हिंदू जागरण समिति जिंदाबाद। लूट खसोट बंद करो, लूट खसोट बंद करो। भ्रष्टाचार मुर्दाबाद, भ्रष्टाचार मुर्दाबाद। और अब खबर जौनपुर से है, जहां सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के नसीरुद्दीनपुर गांव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दो युवक एक मोटरसाइकिल सवार को सुनसान जगह पर रोककर धमकाते नजर आ रहे हैं। वीडियो में आरोपी युवक जाति आधार पर दबाव बनाने की कोशिश करते दिखते हैं और आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते हुए चेतावनी देते हैं कि यदि किसी जाति विशेष को लेकर गलत शब्दों का उपयोग किया गया तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इस घटना से गांव सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में सनसनी फैल गई है। लोग सोशल मीडिया पर वीडियो को लेकर लगातार चर्चा कर रहे हैं और मामले को लेकर आक्रोश भी व्यक्त किया जा रहा है। थाना प्रभारी निरीक्षक जयप्रकाश यादव ने बताया कि वीडियो की जानकारी पुलिस को हो चुकी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी गई है और सभी तथ्यों की पुष्टि के बाद उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। प्रशासन की नज़र इस मामले पर बनी हुई है और आरोपी युवकों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कदम उठाने की तैयारी की जा रही है। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यानी 20 सितंबर को लखनऊ में 2 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सुबह 11 बजे लोक भवन सभागार में मुख्यमंत्री नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के समर्पित मिशन शक्ति 5.0 का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम में वो निम्न गतिविधियों में शामिल होंगे। करीब 1647 थानों में नवस्थापित मिशन शक्ति केंद्रों का उद्घाटन करेंगे। मिशन शक्ति केंद्रों से संबंधित SOP की पुस्तिकाओं का विमोचन भी किया जाएगा। विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद आपको बता दें, दोपहर 12 बजे लखनऊ विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोमती बुक फेस्टिवल का उद्घाटन करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज सीएम योगी कई कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। जरा कार्यक्रमों से जुड़ी क्या कुछ जानकारी आपके पास दर्शकों को बताइए मनीष जी। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के जो है आज
के कार्यक्रम में सबसे पहले पखवाड़ा सेवा के अंतर्गत जिस प्रकार से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के द्वारा ये कहा गया था नारी सशक्तिकरण की को लेकर के जो है उनके सुरक्षा की बात हो या उनके पोषण की बात हो, इसको लेकर के जो है इसमें कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। आज मुख्यमंत्री के द्वारा जो है लोक भवन में करीब 11 बजे के आसपास जो है नारी सशक्तिकरण को लेकर के इसकी शुरुआत की जा रही है। और आज के बाद जो है उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं, हर जिले में जो है नारी सशक्तिकरण को लेकर के हर एक पहलू पर जो है पूरी तरीके से आदेश दिए गए हैं कि महिलाओं को लेकर के हर प्रकार की उनको सुविधा दी जाए, चाहे वो मेडिकल की सुविधा हो, उनके पोषण की सुविधा हो, मेडिकल की दवाइयों से लेकर के जो है और साथ ही उनकी सुरक्षा को लेकर के हर एक कदम को उठाने के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। और जिसकी शुरुआत जो है आज लोक भवन से की जा रही है और माना जा रहा है जिस प्रकार से प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ के जो पखवाड़ा सेवा के अंतर्गत जो है इस पहल को देखने को मिलेगा कि नारी सशक्तिकरण को किस प्रकार से मजबूत किया जाए। ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज मिशन शक्ति 5.2 का शुभारंभ करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे। और अब खबर राजधानी दिल्ली से है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली के कई स्कूलों को बम की धमकी भरे कॉल आए हैं। तो द्वारिका में कई स्कूलों को धमकी मिली है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कृष्णा मॉडल और सर्वोदय विद्यालय को मिली धमकी। तो बम निरोधक दस्तों के साथ पुलिस टीमें तैनात कर दी गई हैं। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कृष्णा मॉडल और सर्वोदय विद्यालय को धमकी मिली है। बम निरोधक दस्तों के साथ पुलिस टीमें तैनात। छात्रों और कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां स्कूल की गहन तलाशी ले रहा बम निरोधक दस्ता। तो कई स्कूलों को बम की धमकी भरे कॉल आए हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, द्वारिका में कई स्कूलों को धमकी मिली है। तो फिलहाल जांच पड़ताल में बम निरोधक दस्ता जुटा हुआ है। कृष्णा मॉडल और सर्वोदय विद्यालय को धमकी मिली है। तो बम निरोधक दस्तों के साथ पुलिस टीम तैनात है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, इस तरीके से एक बार फिर से दिल्ली के स्कूलों को बम की धमकी भरे कॉल आए हैं, अभी तक की जांच पड़ताल में क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई, जरा दर्शकों को बताइए। देखिए, दिल्ली में लगातार स्कूलों को बम से उड़ाने की कॉल और मेल आने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। दर हफ्ता 2 हफ्ता के बीच में एक बार फिर और खासकर द्वारिका इलाके के ही ज्यादातर स्कूलों को ईमेल्स बम से उड़ाने के आते हैं। और इसमें आज 2 स्कूलों को दिल्ली के बम से उड़ाने की सूचना मिली थी। और दिल्ली इलाके के जो द्वारिका क्षेत्र है, वहाँ का कृष्णा मॉडल पब्लिक स्कूल और सर्वोदय कन्या विद्यालय है, उन 2 विद्यालयों को ईमेल करके बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। इसके बाद स्कूल प्रशासन के तरफ से पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस सूचना पर मौके पहुंची थी, बम निरोधक दस्ता पहुंचा था। पूरे स्कूल के बच्चों को बाहर निकाला गया, कर्मचारियों को बाहर निकाल किया गया। पूरे स्कूल को बम निरोधक दस्ता ने सर्च अभियान चलाकर किया। जितने वाहन कैंपस में थे उनको सबकर चेक किया, कहीं भी कोई भी अभी तक संदिग्ध वस्तु बम निरोधक दस्ता को नहीं मिली है। और उसके बाद उन मेल्स को खंगाला जा रहा है, जिस आईपी एड्रेस से, जिस मेल से इन दोनों स्कूलों को बम से उड़ाने कर धमकी दी गई है। फिलहाल की दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच
उन ईमेल्स के आईपी एड्रेस तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जहां से मेल किए गए हैं। क्या ये फेक मेल्स थे या फिर जो धमकी भरे ईमेल स्कूलों को मिले हैं, क्या वाकई इसके पीछे कोई साजिश थी या फिर कोई सिलसिला हो सकता है जो इस तरह के फेक कॉल्स करके पुलिस प्रशासन और स्कूल को परेशान करने की मंशा से ये कॉल भरी धमकी देता है। फिलहाल ये जांच के बाद पता चलेगा कि क्या वाकई में बम से उड़ाने के ईमेल जो किए गए, बम से उड़ाने की स्कूलों को धमकी दी गई, क्या वाकई में वो कोई सीरियस था या फिर कोई फिरा था। इस तरह की चीजों पर पुलिस के साथ जांच कर रही है। जी ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां द्वारिका में कई स्कूलों को बम की धमकी मिली है। फिलहाल मौके पर पुलिस बल और बम निरोधक दस्ता जांच पड़ताल में जुटा हुआ है। छात्रों और कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। और अब खबर लखनऊ से है जहां उत्तर प्रदेश के 11 संस्थानों में होगी निशुल्क कीमोथेरेपी। तो लखनऊ समेत 11 संस्थानों में कैंसर की निशुल्क कीमोथेरेपी होगी। लखनऊ के 4 सेंटर्स पर 24 घंटे मरीजों को ये सुविधा मिलने वाली है। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां KGMU SGPGI में खुलेंगे सेंटर। 1 लाख से लेकर 5 लाख तक की कीमो की दवाएं मुफ्त मिलेंगी। तो वाराणसी और गोरखपुर में भी ये सेंटर बनेगा। इसी के साथ आपको बता दें आगरा, प्रयागराज, मेरठ, अलीगढ़ में भी इसको लेकर सेंटर बनाए जाएंगे। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां ओरल, ब्रेस्ट और सर्वाइकल के पीड़ितों को निःशुल्क इलाज मिलेगा। तो लखनऊ के 4 सेंटर्स पर 24 घंटे ये सुविधा मिलेगी मरीजों को। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं जहां निःशुल्क इलाज मिलेगा। 1 लाख से लेकर 5 लाख तक की कीमो की दवाएं मुफ्त मिलेंगी।
और चलिए आगे बढ़ते खबरों में। अब खबर रायपुर से है, जहां एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो गई है। एनएचएम संघ के पदाधिकारी ने सीएम से मुलाकात की है, तो संघ की 10 में से 4 मांगे पूरी हो गई हैं। संघ ने स्वास्थ्य मंत्री से भी मुलाकात की। करीब महीने भर से हड़ताल पर थे एनएचएम संघ, तो बर्खास्त एनएचएम कर्मियों की बहाली होगी। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, एनएचएम संघ के पदाधिकारियों ने सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात की है। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां संघ की 10 में से 4 मांगे पूरी हो गई हैं और इसी के साथ संघ ने स्वास्थ्य मंत्री से भी मुलाकात की है। तो रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, करीब महीने भर से हड़ताल पर एनएचएम संघ। एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल खत्म। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते खबरों में लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी विधान परिषद की 11 सीटों के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मतदाता सूची संशोधन 30 सितंबर से शुरू होगा। तो नाम जुड़वाने की जो तारीख है वो 1 नवंबर 2025 तय कर दी गई है। अंतिम प्रकाशन 30 दिसंबर को होगा। तो स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की 5 सीटें खाली होंगी। लखनऊ, वाराणसी समेत कई जिले इसमें शामिल हैं। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की 6 सीटें रिक्त होंगी। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।